हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएफए एकेडमी। मेरा नाम एवी संजू है और हम लोग अभी मिलकर डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेन एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को बेहतरीन तरीके से समझा और एक एक चीज़ को हम लोगों ने अपने हाथ से कैलकुलेट करके देखा और फिर हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वो एक दूसरे से कितना सिमिलर है। ठीक है, इसमें और भी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये मैं कुछ देर बाद आपको उसमें ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज जो आप सीखने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ होगा। तो अभी तक जो आप हुक्स लॉ के बारे में जानते हैं वो जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में, वो ये था कि स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी is directly proportional to the stress which is producing that strain। मतलब कि अगर इस बॉडी पे अगर मेरा बॉडी पे स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा और इस पे अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, फिर तो हमने जाना था कि जो इस बॉडी पे जो स्ट्रेन डेवलप होता है दैट इज, अगर मान लो कि एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस which is acting on the body। but ये कंडीशन था कि but up to certain limit of stress Hooke's law is valid। ओके, फिर हमने ये बोला कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से, इज इक्वल टू ई मैंने आपको बताया था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिमिलरली जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस जैसे टाउ डिवाइडेड बाय जो शियर स्ट्रेन गामा, उसको मैंने बोला था जी से, और जी को बोला था कि ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये जो एप्लीकेशन, तो आज ये तो हम लोगों ने एक बेसिक तौर पे हम लोगों ने देखा था कि भाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो जी होता है वो होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो हुक्स लॉ से खेलना कैसे है, उसको जो हमारे जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे किस तरीके से पूछा जाता है उसका एप्लीकेशन। तो आज बेसिकली मैं सिखाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। आप लिख सकते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। पहले चीजों को हम समझते हैं। अगर मान लो कि ये मेरा एक बॉडी है और इस बॉडी पे मान लो कि इस बॉडी का जो लेंथ है, मान लो कि ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस बॉडी को मैं इधर से खींचता हूं, ठीक है, मान लो कि सिग्मा या सिग्मा वन स्ट्रेस मैं इधर लगा रहा हूं, तो क्या होगा, बॉडी एलोंगेट करेगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज, ये बॉडी है और मैं बोल रहा हूं कि इस पे मैं एक स्ट्रेस लगा दूं सिग्मा 1 का, या फिर इधर मैं लगा दूं सिग्मा 1 का, तो क्या होगा। आप बोलोगे सर ये एक्सपैंड करेगा। मान लो कि जो एक्सपेंशन हुआ इनिशियली, मान लो कि जो भी कुछ था, कोई बॉडी है, मान लो कि इसका लेंथ मान लो L था, और एक्सपेंशन जो हुआ इसके लोड के लगने से, मान लो कि इसमें जो एक्सपैंड, इस तरह से बॉडी एक्सपैंड कर दिया, और मान लो कि यहां पर आपको डेल्टा L का एक्सटेंशन हुआ इस बॉडी पे। लेकिन अगर मान लो इसके साथ साथ अगर इस बॉडी में जो x डायरेक्शन में जो ये लोड लग रहा था, इसके साथ साथ अगर मैं y डायरेक्शन में भी अगर लोड लगा दूं, तो अगर मान लो सिग्मा 2 इधर भी लगा दूं, तो मतलब
जो एक्स डायरेक्शन में जब लोड लग रहा था तो बॉडी में कितना एक्सटेंशन हो रहा था, डेल्टा एल। ठीक है, अब मान लो उसके साथ साथ में अब वाई डायरेक्शन में भी मैं बॉडी को पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, तो डेल्टा एल जो एक्स डायरेक्शन में जो एलोंगेशन हो रहा था, अब डेल्टा एल का जो वैल्यू होगा पहले से कम होगा। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर एक्स डायरेक्शन में पहले जब आप सिग्मा 2 को भूल जाओ तो मान लो कि उसमें 10 का मान लो डेल्टा एल हो रहा था एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 1 के लगने से 10 का एलोंगेशन डेल्टा एल आपको मिल रहा था। अब मान लो कि अब क्या कर रहे हो, सिग्मा 2 भी एक साथ अप्लाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी ऊपर की ओर भी एलोंगेशन होगा और ऊपर की ओर मतलब वाई डायरेक्शन में भी एलोंगेट करेगा, और जब वाई डायरेक्शन में एलोंगेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि अब एक्स डायरेक्शन में ये 10 नहीं रहेगा, कुछ अमाउंट मान लो कि 2 घट जाएगा और ये होगा 8 मान लो कि जब हम दोनों वाई डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हैं और एक्स डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हैं, उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं सिंपली सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हो रहा था 10 अब हम वाई डायरेक्शन में भी लोड लगा रहे हैं तो बॉडी एक्स डायरेक्शन के साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी एक्सपैंड करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स डायरेक्शन में एलोंगेशन घट गया 8 इसका मतलब यह हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जो एलोंगेशन हो रहा है और वाई डायरेक्शन में जो एलोंगेशन हो रहा है उसके बीच में कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रेन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, मतलब मान लो इसको तो आप ट्रांसवर्स मान लो, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मान लो स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो एक्स डायरेक्शन है, मान लो कि जो आपका जो एक्सेस सिस्टम है ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो इसका जब रेशियो लेते हो माइनस ऑफ स्ट्रेन इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वो एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यू, और म्यू को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, मतलब जब भी साइमल्टेनियसली आपका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जब लोडिंग होगा तो अगर एक्स डायरेक्शन में जो एलोंगेशन हो रहा है उस पे जो वाई डायरेक्शन का जो लोडिंग है वो उस पे भी इम्पैक्ट करेगा। उसी तरीके से जो एक्स डायरेक्शन में जो लोडिंग लग रहा है उसका इम्पैक्ट आएगा आपका वाई डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा उसके, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब चीजों को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो ऐसे है, मान लो कि एक 3 डायमेंशनल में बॉडी बना लेता हूं, ठीक है जी, और ये मान लो कि एक्स फेस है और एक्स फेस में मान लो आपका लोड लग रहा है जो स्ट्रेस है सिग्मा 1, उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है वो मान लो सिग्मा 2 है और जेड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो सिग्मा जेड है। ठीक है, हमने ये बोला कि अब एक बॉडी मैंने लिया, ये बॉडी, इसमें एक्स डायरेक्शन में हम जो लगा रहे हैं स्ट्रेस वो सिग्मा 1 लग रहा है, वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है सिग्मा 2 लग रहा है और जेड डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा 3 लग रहा है। तो अब क्या होने वाला है, सबसे पहली बात हम देखते हैं स्ट्रेन इन दी, मान लो कि एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन को मान लो हमने लिखा मान लो एप्सिलॉन 1। ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन सिग्मा 1 के डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन होगा। ठीक है, एक तो आप जानते हो कि क्या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
तो यहाँ से आप जान सकते हो कि स्ट्रेन जो होता है वो होगा, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब सिग्मा बाय ई। ठीक है, ये आप हुक्स लॉ से जानते हो। तो अगर हम ये लिखना चाहें कि जो सिग्मा 1 के डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन होगा, तो ठीक है, अब आपने देखो ये सिग्मा बाय ई होता है। अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई हो तो हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन ई। ठीक है, ये होगा। ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ सिग्मा 1 की वजह से। बट आपको पता है कि लोडिंग आपका वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है। तो वाई डायरेक्शन के लोडिंग की वजह से जो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हो रहा है उसमें इंपैक्ट आएगा। उसी तरीके से जेड डायरेक्शन में जो लोडिंग हो रहा है उसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा? जो एक्स डायरेक्शन में जो हो रहा है उसका। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो, माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 बाय ई। ये क्या हुआ? जो वाई डायरेक्शन में जो लोडिंग हो रहा है सिग्मा 2, उसका इंपैक्ट है एक्स डायरेक्शन में, मतलब वो उतना कम कर देगा, माइनस सिग्मा म्यू टाइम्स सिग्मा 2 बाय ई। सिमिलरली जो जेड डायरेक्शन में जो लोडिंग है उसका इंपैक्ट क्या होगा उधर? माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 3 बाय ई। क्लियर है? ओके। इसी तरीके से अब इसको मैं मिटा देता हूं, पॉइजन रेशियो है ना। इसी तरीके से मैं यहां से तीनों एक्सप्रेशन लिख देता हूं। एप्सिलॉन 1 आपने जो कैलकुलेट किया वो है सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 3 अपॉन ई। ठीक है। सिमिलरली जो अगर आप वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन होगा? एक तो डायरेक्ट होगा जो सिग्मा 2 की वजह से हो रहा है, तो सिग्मा 2 की वजह से क्या होगा? सिग्मा 2 बाई ई, सिग्मा 2 बाई ई। बाकी जो ये एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन उसका इंपैक्ट आएगा वाई डायरेक्शन पे। ओके, तो पॉइजन रेशियो से क्या हो जाएगा? माइनस म्यू 3 बाई ई। ये जो जेड की वजह से वाई में जो इंपैक्ट आया, माइनस म्यू सिग्मा 1 बाय ई। ठीक है। इसी तरीके से जब आप जेड डायरेक्शन में निकालोगे तो E3 इज इक्वल टू डायरेक्ट होगा सिग्मा, इसको ये 3 लिखो, सिग्मा 1 2 3, तो सिग्मा 3 बाय ई। ये तो डायरेक्ट स्ट्रेन हुआ जो सिग्मा 3 की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में डायरेक्टली ये सिग्मा 3 का स्ट्रेस लग रहा है, उसकी वजह से डायरेक्ट आपका इतना स्ट्रेन डेवलप हुआ। बट जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है आपका स्ट्रेन हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट आएगा ये जेड डायरेक्शन में और वो अल्टीमेटली रिड्यूस कर देगा उस वैल्यू को। तो माइनस सिग्मा 1 बाय ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 2 बाय ई। क्लियर है जी? तो आपको एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। हाँ, तो ये तो बात हुआ कि ये जब मेरा 3 डायमेंशनल, जब हम बात करें 3 डायमेंशनल बॉडी ले तब, और जब हम प्लेन स्ट्रेस कंडीशन पे जब बात करेंगे तो ठीक है, सिर्फ हम बात करेंगे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को, और जेड डायरेक्शन को आप भूल जाओ। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन को भूल जाओ, चलो ठीक है, सिग्मा 3 को मैं भूल गया और इसको मैं लिख देता हूँ। सिग्मा 3 का टर्म को हम डिस्कस नहीं करते हैं, और ये हो जाएगा सिग्मा 2 म्यू टाइम्स सिग्मा 1 बाय ई। और हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है, मान लो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। ये रहा मेरा सिग्मा 1, ये मेरा रहा सिग्मा 2, एक्स डायरेक्शन, ये मान लो वाई डायरेक्शन। ठीक है। ओके, तो सेम चीज अब बस क्या है, हमारा जेड डायरेक्शन एब्सेंट है, तो स्ट्रेन अलोंग दी एक्स डायरेक्शन क्या होगा? एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाय ई माइनस, ये कहां से आया? ये आया पॉइजन रेशियो से। मतलब जो इसका स्ट्रेन इन द वाई डायरेक्शन और लोडिंग इन द वाई डायरेक्शन, उसका इंपैक्ट जो आएगा एक्स डायरेक्शन पे वो हो जाएगा माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 2 बाय ई।
सिमिलरली जो टू वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 1 अपॉन ई। क्लियर। अब एक काम करो, थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को। अगर एक काम करते हैं, ये पूरा इक्वेशन को लो और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो म्यू से, ठीक है, तो क्या होगा, और आपस में इसको जोड़ दो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू है, ये तो देखो म्यू और म्यू ये हो गया म्यू सिग्मा 2 बाई ई, ये प्लस में है, और म्यू सिग्मा 2 बाई ई, तो इस तरीके से ये तो आपका हो जाता है कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या, एक रहेगा ये सिग्मा 1 बाई ई माइनस ये म्यू आएगा, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर सिग्मा बाई ई, ठीक है जी। ओके, अब इसको आप लिख सकते हो सिग्मा 1 बाई ई को आप कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा, या सिग्मा 1 को कॉमन ले लो, तो ये होगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ई, ठीक है, इंटू सिग्मा 1 होगा। ओके, प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। अब यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो सिग्मा 1 का वैल्यू, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 देखो यहां से सिग्मा 1 वो होगा, ये उधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2, ठीक है। सिमिलरली जैसा आपने इसको म्यू से मल्टीप्लाई किया था, अब सेकंड केस में करो, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपस में जोड़ दो, तो उसी तरीके से आप सिग्मा 2 भी लिख सकते हो, सिग्मा 2 इक्वल टू ई बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर हाँ एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू एप्सिलॉन 1, ठीक है। तो इस तरीके, अच्छा ये एक्सप्रेशन बहुत बार जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो ठीक है, ये तो रटने वाला चीज़ है, एक दो बार आप दिमाग में रखोगे तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव आएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है आज हम उस पर बात करेंगे। या मैं ये देखता हूँ कि कल जो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था, हाँ, उस पे हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो पहले मैं सिखाता हूँ आपको। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस तरह का आया, आप किसी भी एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन में मान लो कि एक इक्वेशन 1 रखो, इक्वेशन 2 रखो, एक इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करो और इस तरीके से रीअरेंज करो, फाइनली सिग्मा 1 सिग्मा 2 का एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाएगा, ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। उसी तरीके से सिग्मा 2 आ जाएगा ई बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू एप्सिलॉन 1। क्लियर है। अब देखो इसका यूज कहाँ है, इसको हटा ज्यादा ये भी हटा। देखो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया था उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने सॉल्व किया था उस पे आपको क्या दिया हुआ था, एप्सिलॉन x दिया हुआ था, ओके, एप्सिलॉन y दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था, गामा XY दिया हुआ था। अब चेक करना आपने क्या किया था, और आपसे पूछा गया था जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू पूछा गया था, और आपने कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का ये, और एक क्वेश्चन आप देखो उसके आगे ये पूछा गया था कि 60 डिग्री पे भी आपने कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन A एप्सिलॉन B एंड गामा AB। आप याद करते हो, देखना लास्ट क्लास में हमने ये सब कैलकुलेट किया था। तो एक तो दो तरह का मेथड से आपने कैलकुलेट किया था, एक तो था कि भाई ये एनालिटिकल मेथड, और दूसरा तरीका और था जो आपने यूज किया था,
मैं इसको जोड़ूंगा उससे। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है अभी। ये था स्ट्रेन और ये था, ये तो एनालिटिकल मेथड हुआ, जो फर्स्ट जो आपने डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई किया था, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, वो वाला फार्मूला। हाँ, दूसरा आपने किया था क्या, और ये था आपका हाफ गामा, और आपने किया था इस तरीके से सर्कल बनाया था। ठीक है, कैसे कैसे सर्कल बनाया था, मान लो कि ये एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन एक्स पे टाउ एक्स वाई दिया था पॉजिटिव, आपने ऐसे किया था, और फाइनली आपका इस तरह का जो भी ये मिलने के बाद आपने ये सर्किल ड्रॉ किया था। उसके बाद हाँ, मुझे जहाँ तक याद है ये आया था आपका 45 डिग्री, 22 समथिंग आया था, ऐसा ना। तो 20, मैं देख लेता हूँ एक बार कितना आया था आपका वो चीज़, ताकि ये था आपका, ये आपका मोर सर्किल में आया था 45 डिग्री। ओके, ये 45 डिग्री आया था, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 60 डिग्री पे, तो आपने ये 45, ये आपका ये करीब यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री, जब आप 120 डिग्री गए थे तो आपको यहाँ पे करीब आने के बाद, ओके, ये पॉइंट मिला था आपका, हाँ, ए फेस, और यहाँ से फिर 90 डिग्री ये बी फेस। ये लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में जो किया था ये हुआ था। और मान लो ओ सी, मैंने कुछ इसी तरीके का दिया था नोटेशन, ओके, इस तरीके का, और ये सी मान लो एक्स। अब देखो, आज जो मैं क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, आज का क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, a state of strain is defined by epsilon x is equal to 800 into 10 power minus 6, epsilon y 200 into 10 power minus 6, और गामा एक्स वाई 600 into 10 power minus 6। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 3 जो आपने किया था लास्ट लेक्चर में, सेम क्वेश्चन। अंतर बस ये है कि अब आपसे ये एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 ये नहीं पूछा गया है, या एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी या गामा ए बी ये आपसे नहीं पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, आपको क्या कर दिया, अब इसने क्वेश्चन में ही, ये तो ये था, अब इसमें साथ में क्या दे दिया है, एक वैल्यू दे दिया है ई का, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका वैल्यू दे रखा है 200 GPa, और साथ में वैल्यू दे रखा है म्यू का, म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो, ये वैल्यू दे रखा है 0.3। ठीक है, अब आपसे पूछा कि डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस, मतलब आपसे पूछ रहा है ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होगा, और साथ में टाउ मैक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, बस कल का जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन में ये इंक्लूड कर दिया कि ई का वैल्यू दे दिया, म्यू का वैल्यू दे दिया, अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू बोल रहा है, टाउ मैक्स पूछ रहा है, और आगे और पूछा है फाइंड द स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन द फेस हुज नॉर्मल इज एट 60 डिग्री फ्रॉम द एक्स फेस। मतलब जो आपने ये कैलकुलेट किया था, यहाँ पर तो आपने एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी और गामा ए बी कैलकुलेट किया था, अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर एप्सिलॉन ए था, अब पूछ रहा है सिग्मा ए सिग्मा बी एंड टाउ ए बी, ये आपसे पूछ रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, अब यूज करोगे आप इस मेथड का। अब क्या है कि आपने मान लो यहां तक तो आपने सीख लिया कि कैसे कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन 1, ये कुछ नहीं था, आप सिर्फ फार्मूला डाल के आपने डायरेक्टली, मान लो पहला मैं बात करता हूँ एनालिटिकल मेथड का। एनालिटिकल मेथड में आपने क्या था, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का वैल्यू भली बात ही आपने कैलकुलेट करना सीखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, कैसे किया था, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ गामा एक्स वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकाला था। ठीक है, ये
अब ये निकाल एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 तो निकाल लिया था, अब लेकिन आपसे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 नहीं पूछा गया क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन पढ़ना, ये जो आज के लेक्चर का जो फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन दिया है वो एक तरह से कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर का जो जो क्वेश्चन है उसी का। बस इसमें क्या कर दिया मैंने, पूछा है आपसे ये प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू। आपको पता है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब अब देखो, एप्सिलॉन 1 आप कैलकुलेट कर चुके हो, एप्सिलॉन 2 आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये म्यू सॉरी ई का वैल्यू दे रखा है 200 GPa, ओके। गीगा गीगा मतलब 10 पावर 9, ओके। ई का वैल्यू दे रखा है, म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.3। सब कुछ अब आपका नोन है भाई। ई आप एप्सिलॉन 1 का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, आपने कैलकुलेट किया है। एप्सिलॉन 2 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, ई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। सिग्मा 1 का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इस एक्सप्रेशन में बैठाओ और कैलकुलेट करो, ठीक है। ये सिंपली ये करना है, बाकी ये आप खुद से बैठ के बनाओ, ये वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। बाकी आपको जो मटेरियल दे रखा है उसमें मैंने क्योंकि कल लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर में क्या होगा कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जब सॉल्व मैं कर रहा था ये बोर्ड में, उस समय इतना बोरिंग हो गया था कि मुझे भी मजा नहीं आ रहा था वो करने में। ये सिंपल सा चीज है, ये वैल्यू आप ये पुट करो, ये सिग्मा 1 कैलकुलेट करो। जिसको दिक्कत होती है आप लोग वो सीट में देख सकते हो, सीट में मैंने दे दिया है सोल्यूशन। इसी तरीके से सिग्मा एप्सिलॉन 1 पता है, एप्सिलॉन 2 पता है, और ई का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दे दिया है। वैल्यू डालो, पुट करो और डायरेक्टली आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो, जब आपका सिग्मा 1 आपका नोन है, सिग्मा 2 आपका नोन है, जैसा कि आपने कैलकुलेट किया। अगर आपसे कोई पूछता है भैया टाउ मैक्स, क्या आप नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता लोगे। कैसे बताओगे? जब मॉस सर्किल की हम बात कर रहे हैं, ये सिग्मा हो गया, ये टाउ हो गया, मतलब ये था वैल्यू आपका सिग्मा 1 का और ये था वैल्यू आपका सिग्मा 2 का, ठीक है। क्या करना था भाई? है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ये रेडियस ही तो होता है टाउ मैक्स, ठीक है। यही हो गया आपका टाउ मैक्स, इस तरह से निकल जाएगा। हाँ, आपको दिक्कत आएगी ये कैलकुलेट करने में, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन बी एंड गामा ए बी, ठीक है। इसमें भी क्या प्रॉब्लम आएगा जब आपको, ओके, एप्सिलॉन ए आपने कैलकुलेट कर लिया था, एप्सिलॉन बी भी कैलकुलेट कर लिया था, गामा ए बी भी कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सेम फॉर्मूला में यूज करके आप एप्सिलॉन सिग्मा ए कैलकुलेट कर सकते हो। सिग्मा ए इज इक्वल टू ई बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ओके। और यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन ए प्लस म्यू एप्सिलॉन बी। सिग्मा बी आप कैलकुलेट कर लोगे ई बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन बी प्लस म्यू एप्सिलॉन ए, ये निकल जाएगा। एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी निकल गया। अब फंसोगे सिर्फ टाउ ए बी। देखो क्या है ना, ये सब तो केवल डेटा रखना है, आपको सॉल्व करना है। मैं अगर सेम चीज डेटा रख के ये करने लगूं तो ये लेक्चर जो है बोरिंग हो जाएगा। ये सब चीज आप ये बैठाओ और ये करो। मैंने ये इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो ये अगर आपको किन्हीं को दिक्कत होती है ये डेटा रखने में, तो इस तरह का आप जाओगे, ऐप में जाओगे, ये मैंने डिटेल वे में सेम जैसा स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें सिर्फ डेटा आप रखो और आंसर आपका जैसे ये करोगे। हाँ, सिग्मा 1 का वैल्यू आएगा 208 MPa, हाँ, सिग्मा 2 का वैल्यू आएगा 77.6 MPa। तो सिंपली ये डेटा रख के आंसर लाना है, ठीक है। जो सीखने वाली चीज है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो, सिग्मा ए और सिग्मा बी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो कैलकुलेट करने में, आप फंसोगे ये कैलकुलेट करने में।
टाउ ए बी। यहाँ पर तो क्या था, टाउ मैक्स कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कर दिया आपने, टाउ मैक्स निकल गया था। लेकिन ये जो पॉइंट था आपका मोर सर्किल में, जो ये था आपका क्या, एप्सिलॉन ए, और ये पॉइंट जो था आपका एप्सिलॉन बी। ठीक है, ये ए फेस और ये बी फेस। अब लास्ट लेक्चर देखना जो आपने मोर सर्किल से आपने ड्रॉ किया था। तो अगर आप ये करते हो, ये जो फॉर्मूला अगर इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, हाँ, तो वो आपका टाउ मैक्स नहीं होगा, वो वैल्यू देगा। अगर जैसे मान लो वो करते हो, एक मिनट, हाँ, तो अगर मान लो आप सेम तरीके से ये करते हो तो वो क्या होगा कि सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, मतलब वो ये वैल्यू अगर जब अब देखेंगे, अभी हम दोनों जो स्ट्रेस सर्किल और स्ट्रेन सर्किल दोनों को सुपर इम्पोज भी करेंगे, तो आपको एक रिलेशन में फिलहाल दे देता हूं, उसका यूज कैसे करना है कुछ देर बाद बताऊंगा। जैसे एक था जो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू जी होता है। ठीक है, ये तो जानते हो, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, एक काम करो, टाउ इज इक्वल टू जी टाइम्स म्यू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और ये गामा हो गया शियर स्ट्रेन। अच्छा, एक इक्वेशन जो यहाँ मैं यूज करूंगा, क्योंकि अभी देना जरूरी है इसलिए मैं दे रहा हूँ, हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। वो क्या, कौन सा इक्वेशन, जी इज इक्वल टू ई बाय 2 टाइम्स 1 प्लस यू। ये मैं को चेक कर लो, सही है ना? बिल्कुल सही। तो अब आप ये करो कि टाउ इज इक्वल टू जी के जगह पर ये पुट करो, ई बाय 2 टाइम्स 1 प्लस न्यू टाइम्स गामा। अब याद रखना, 3 इक्वेशन आपको मिल गया। ये रहा आपका सिग्मा 1 का, ये रहा सिग्मा 2 का, ये रहा आपका टाउ का। मतलब आपको जब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 पता हो, सिग्मा 1 आप कैलकुलेट कर दोगे, इसी तरह सिग्मा 2 कैलकुलेट कर लेंगे, और जो टाउ जिसकी हम बात कर रहे थे, टाउ जो पूछा गया है टाउ ए बी कैलकुलेट करने के लिए, वो इसमें कैलकुलेट होगा, जिसमें आपका जो ये गामा ए बी जो आपने कैलकुलेट कर लिया था गामा ए बी, तो इस पे ये करो कि मान लो इसको ये हो गया गामा ए बी और ये हो गया टाउ ए बी। इसमें क्या हुआ, ई आपको वैल्यू पता है, म्यू पता है, गामा ए बी जो आपने कैलकुलेट किया था उसका वैल्यू मैं याद दिला दूं आपको, वो वैल्यू था आपका, हाँ, 16.9 एमपीए। ठीक है, ये डालोगे तो ये टाउ ए बी निकल जाएगा। ओके, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार आप देखोगे तो वो चीज़ें क्लियर होंगी, और बाकी आपका तो डिटेल में मैं ये स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है जो आपको सीट में मिलेगा, मेन जो फंडा है वो सीखने की जरूरत है, बाकी तो वो 9th-10th का कैलकुलेशन है, आपको उसमें डालना है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर हो गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये तो चलो ठीक है, जो भी आपने ये किया ये तो हुआ एक एनालिटिकल मेथड, जो आपने अब मोर सर्किल छोड़ो, जो आपने जो वो फॉर्मूला जैसे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कैसे कैलकुलेट किया था, अब एनालिटिकल मेथड से आपने कैलकुलेट किया था। तो उस एनालिटिकल मेथड से जब आपने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कैलकुलेट कर दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके आपने एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी और गामा ए बी कैलकुलेट किया था। इतना कैलकुलेट करने के बाद आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और टाउ ए बी ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहो तो एक दूसरा मेथड है, ठीक है, वो मैं बताता हूं वो कैसे सॉल्व करना है आपको। इसको मैं हटा दूं पहले। अगर
मैं इसको जो एक अभी जो कुछ हम लोगों ने किया ये था कि एनालिटिकल मेथड से जो आपने ये कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, उसके बाद जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का यूज करके जो ये फार्मूला जो था जो हुक्स लॉ की मदद से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो फार्मूला की मदद से सिग्मा 1 सिग्मा 2 और टाउ का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, दूसरा मेथड ये था कि आपने क्या किया था, आपने जो मोर सर्किल की मदद से, मोर सर्किल फॉर स्ट्रेन, ये था आपका गामा, ये था हाफ ऑफ गामा, ये सेंटर था, और जो यहाँ पे जो आपका जैसे मान लो आप यहाँ से बढ़ रहे हो तो ये एप्सिलॉन एक्स था, एप्सिलॉन एक्स पे गामा एक्स वाई जो हमको जहाँ तक याद है 600 था ना, 600 तो 300 आपने लिया था, तो ये निकला था आपका एक्स फेस, जो मैंने बोला था एक्स फेस। ठीक है, और जो एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन वाई दे रखा था, एप्सिलॉन वाई यहाँ पे और एप्सिलॉन वाई पे -300, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आपने जो सर्किल ड्रॉ किया था, ठीक है, ओ ये सी, ये आपका मैंने बोला था, ठीक है, ये एक्स फेस बोला था और इसको बोला था वाई फेस। अच्छा ठीक है, ये यहाँ से ये वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया था, ये एप्सिलॉन 1, ये दूसरा मेथड जो मोर सर्किल, ये तो मेथड था जो आपने जिन लोगों ने एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किया था उसके लिए आप जो हमने वो फार्मूला जो बताया था उससे। एक डायरेक्ट मेथड है जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, वो बता रहा हूँ। वो ये आप जब ऑब्जेक्टिव करने लगोगे तो हर एक जगह पर वो एक टूल्स है, समझ लो, एक टूल्स की तरह आपको यूज करना है जो भी मैं बता रहा हूँ। ये मुझे लगता है सिर्फ कुछ कुछ बुक्स में ही, जैसे ये पाइटल सिंगर में मिलेगा, मैं बताऊंगा, उसका रेफरेंस दूंगा। ये है एप्सिलॉन 2। अच्छा, अब आपने कैसे कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2? तो देखो कुछ नहीं था, जो एप्सिलॉन 1 जो था इज इक्वल टू आपने किया था ओ टू सी प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या था, रेडियस, रेडियस को लिखने के लिए आपने CX किया था। ठीक है, तो क्या हो गया, बंद हो गया क्या? एक मिनट, अब अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो ये आपका आपने कैसे कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन 1 आपने कैलकुलेट किया था एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू ओसी प्लस CX, तो आपने एप्सिलॉन 1 मिला था। ओसी क्या था, ओसी को जरा हम देखें तो ये था मेरा ओसी को बोलेंगे तो बोलेंगे कि सेंटर ऑफ द स्ट्रेन सर्किल। ठीक है, सेंटर ऑफ स्ट्रेन सर्किल, और ये क्या था आपका, रेडियस ऑफ स्ट्रेन सर्किल। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपने कल जो मोर सर्किल के मेथड से आपने ये सब कैलकुलेट किया था। मैं अगर कुछ ऐसा बता दूं, क्योंकि इतना आपने किया था, अगर आपसे ये पूछा गया कि भाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो मोर सर्किल की मदद से? वो आप ये करते हो कि भाई सिंपल सा बात है कि ये सिग्मा है और ये टाउ है। ठीक है, और अगर जब आप मोर सर्किल खींचते हो, ओ
ओ डैश मान लो, और ये सी डैश मान लो, और मान लो कि इसको मान लो एक्स डैश। तो आप बोलोगे भाई सिग्मा, हाँ 1 ये हुआ यहाँ से आपका सिग्मा 1, ये हुआ यहाँ से आपका सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 आप लिखते हो, सिग्मा 1 कैसे लिखते हो? ओ डैश सी डैश प्लस सी डैश एक्स डैश, ओ सी डैश सी डैश एक्स डैश, यही लिखते हो। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई ओसी, अगर आपने जब स्ट्रेन सर्किल के लिए आपने ओसी कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, जो आपने जब स्ट्रेन सर्किल जब खींचा होगा तो ओसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। सी एक्स जो रेडियस ऑफ द स्ट्रेन सर्किल आपको पता है। अगर मैं कुछ ऐसा बता दूं जिससे ये हो जाए कि भाई जो ओसी डैश है वो ओसी ओ डैश, ये हो गया आपका क्या, ओके, इज इक्वल टू ओसी। ओसी जो आपने ऑलरेडी यहां कैलकुलेट किया है, इसको आप, मैं बता दूं ये इक्वल होता है, बस कुछ कांस्टेंट यहां को ऐड करना है। सिमिलरली अगर मान लो सी डैश एक्स डैश इज इक्वल टू, अगर मैं बता दूं इस तरीके से सी एक्स, इस तरीके से आपको पता हो, क्योंकि आपने ओसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, मतलब ओसी आपको पता है, सी एक्स आपने कैलकुलेट किया है, सी एक्स आपको पता है। अगर मैं सिर्फ ये बता दूं ओसी सी एक्स क्या है वो, अगर मैं बोल दूं ई 1 प्लस म्यू और ई 1 माइनस म्यू, एक बार चेक कर लेता हूं ये सही है। रेडियस, ये रेडियस हो गया और ये सी सेंटर, ओके। अब देखो क्या है कि इतना ओसी, तो आप जान रहे हो कि ओसी का वैल्यू, हाँ, जो आपने कल कैलकुलेट किया था, सी एक्स का वैल्यू भी आपको पता था। अगर ओसी और सी एक्स आपको पता है, इस ओसी में सिर्फ आप ई अपॉन 1 माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या निकल जा रहा है, ये ओ डैश सी। और अगर जो सी एक्स आपने जो कल कैलकुलेट किया था, मतलब ये रेडियस ऑफ द स्ट्रेन सर्किल को अगर आप ई बाय 1 प्लस म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये हो जा रहा है सी डैश एक्स डैश। ओके, जब आपका अब ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो क्या, सिग्मा 1 का वैल्यू, सिग्मा 2 का वैल्यू। सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली ये सिग्मा 1 का वैल्यू ये हो गया ओसी ओ डैश सी डैश प्लस सी डैश एक्स डैश। यहां से आप लिखा लो ओ डैश सी डैश का वैल्यू, और यहां से डाल दो सी डैश एक्स डैश का वैल्यू। ओके, सिमिलरली अब सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, ओ डैश सी डैश माइनस सी डैश एक्स डैश। डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब क्या किया आपने, जो स्ट्रेन सर्किल अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो बस थोड़ा सा स्केल चेंज कर दो, तो स्ट्रेन में जिस तरीके से ओ टू सी का डिस्टेंस होता है, उसी तरीके से जब ओसी क्या था, मतलब ओरिजिन से लेके जो स्ट्रेन सर्किल तक का सेंटर का डिस्टेंस, जब आपने ओसी एक बार कैलकुलेट कर लिया, तो उस एसी को आप कुछ कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो जो एसी मिलेगा वो हो जाएगा जो स्ट्रेस के केस के लिए। अब वो डायरेक्टली वो सब यूज करके फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा 1 सिग्मा 2, क्योंकि वो स्ट्रेस सर्किल का बात होगा उसमें, सॉरी स्ट्रेस सर्किल का बात होगा। क्लियर है? बाकी ये जो वैल्यू जो कैलकुलेट किया गया है स्टेप बाय स्टेप, आप अपना शीट में देखना, शीट में ये डिटेल वे में किस तरह से कैलकुलेशन है मैंने दे दिया है। लॉजिक समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वो कैलकुलेशन तो जैसे जैसे मैंने स्टेप को आगे लिया है उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये सब करने लगूँ तो फिर समय बहुत ज़्यादा जाएगा, जो चीज़ मुझे बताना है ज़्यादा से ज़्यादा वो हम लोग के लिए समय कम पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख लेना, और किसी को दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।